जाने से पहले अपनी चप्पल एक पत्थर पर उतार कर रख दी। उसने सारी मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी सुंदरता को सराहा। उसे किसी मूर्ति में बना एक सितार बहुत पसंद आया। शिल्पकार नीलम को उस सितार की खूबियों के बारे में बताने लगा। कार्यशाला में घूमने के बाद नीलम फिर से दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी। नीलम ने देखा कि उस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। शिल्पकार ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पत्थर पर सितार बनाना शुरू किया था, पर यह पत्थर हथौड़े की मार नहीं सह सका। इसीलिए मैंने दूसरे पत्थर पर हथौड़े से मारना शुरू किया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? 1. जो पत्थर हथौड़े की मार सह सकता है वही मूर्ति बन सकता है। 2. हमें अपनी चप्पल किसी पत्थर पर नहीं छोड़नी चाहिए। 3. पहली कोशिश में कोई भी मूर्ति अच्छी तरह नहीं बन पाती। कोई भी पत्थर हथौड़े की मार सहने के बाद ही सुंदर मूर्ति बन पाता है। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना को सहन करके उससे उभर पाता है वही अच्छा मनुष्य बन पाता है। बाकी लोग वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसका मतलब है कि आलोचना में ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। हमें अखबार में चित्रकला, संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि जैसी कलाओं के बारे में आलोचनात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। मनुष्य के व्यवहार के बारे में भी आलोचना की जाती है। इस तरह की आलोचना का मकसद होता है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी, वास्तव में क्या होना चाहिए था और अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है। पर जब कोई हमारी या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमें कष्ट पहुंचता है। उस दुख की भावना से बाहर निकलने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं। आग में तपने के बाद ही सोने में चमक आती है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति आलोचना को अच्छी तरह समझना सीख जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। इस सत्र के दौरान हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। राजेश और उसके दोस्त साथ बैठकर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। राजेश ने कहा कि वह सबके लिए चाय बनाकर ला रहा है। एक घूंट पीने के बाद कमल ने कहा, इसमें कुछ कमी है। यह सुनकर राजेश ने तुरंत जवाब दिया, चुपचाप पी लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी विवेक ने कहा, कमल सही कह रहा है, तुम शक्कर डालना भूल गए हो। कमल ने राजेश की भावनाओं के बारे में सोचे बिना तुरंत राजेश की गलती बताई, पर राजेश ने भी पूरी बात सुने बिना ही उसे जवाब दे दिया। अगर वह खुद चाय पीकर देखता तो उसे पता चल जाता उसने क्या गलती की थी। चाहे किसी भी तरह की आलोचना हो, पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ देर इंतजार करने से गुस्सा कम हो जाता है और हम अपने शब्दों पर काबू भी रख पाते हैं। आलोचना का सामना उचित तरीके से करना एक जरूरी कौशल है। इसका सबसे पहला कदम है आलोचना को ध्यान से सुनना।
तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। राजा की माँ बहुत परेशान है क्योंकि वह अपना कमरा और मेज बहुत ही गंदी रखता है। जब उसकी माँ ने यह बात उसे बताई तो उसने जवाब दिया, आपको मेरे दोस्त का कमरा देखना चाहिए, उसके बाद आप मेरे कमरे के बारे में शिकायत करना छोड़ दोगे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए या इसलिए कि उसकी माँ और परेशान ना हो, या फिर इसलिए कि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं? एक, अपनी गलती छुपाने के लिए। दो, ताकि उसकी माँ और परेशान ना हो। तीन, क्योंकि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं। राजा ने इस बात का फायदा उठाया कि उसके दोस्त का कमरा बहुत ही गंदा रहता था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में वह अपनी गलती पर पर्दा डाल दे। अपनी माँ के द्वारा की गई आलोचना के लिए उसका जवाब ना तो उचित था और ना ही स्वीकार्य। वह सच्चाई का सामना करने की बजाय खुद को बचाना चाहता था। जब सच्चाई कड़वी लगती है तो लोग अक्सर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। आलोचना का जवाब देते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। यमुना एक साड़ी पर कसीदा निकाल रही थी। वह कसीदे से फूल और चिड़िया बना रही थी। कसीदा निकालते वक्त उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब उसकी छोटी बहन नेहा ने कहा कि उससे गलती हो गई है तो उसने कहा, तुम तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे मत सिखाओ। नेहा को सुई में धागा डालना नहीं आता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना उसे अशिष्ट तरीके से जवाब दे। ऐसा व्यवहार अनुचित होता है। आलोचना का जवाब देने का यह सही तरीका नहीं है। जो व्यक्ति आपकी गलती बता रहा हो उस पर अपने शब्दों से इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। यह अशिष्ट होता है और बचकाना लगता है। आलोचना का सामना